नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज आप लोगों के लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी। ऐसा इसलिए लाए हैं क्योंकि हाल फिलहाल में अब दरोगा के मेंस का एग्जाम होने वाला है और साइंस का अति महत्वपूर्ण रोल होता है मेंस के एग्जाम में, या किसी कोई भी अन्य एग्जाम हो, उसका प्रारंभिक हो एग्जाम हो या उसका मुख्य एग्जाम हो। साइंस अति महत्वपूर्ण साबित होता है। साइंस में हमारे भौतिकी आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं, जीव विज्ञान आते हैं। तमाम प्रकार के विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं में से भौतिकी का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बोलेंगे ये एक चैप्टर में आता क्या क्या है सर? तो बोलेंगे परमाणु बम आता है, हाइड्रोजन बम आता है, न्यूट्रॉन बम आता है, परमाणु रिएक्टर आता है। ये भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण कब किया गया, यूएसए के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का परीक्षण कब किया। तमाम प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कस इसमें करेंगे। इसमें थ्योरी पहले आप लोगों को बताएंगे, थ्योरी के साथ साथ लास्ट में हम 10 से 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप उम्मीद रखिए कि नाभिकीय भौतिकी से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें जो भी हम बातें आपको बताएंगे वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के पीसीएस में या वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। वो एनसीईआरटी का कलेक्शन और घटना चक्र के पूर्वावलोकन का कलेक्शन एक जगह मैंने इसमें संग्रह किया है और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और फाइनली अंतिम तक आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखिएगा और ये एग्जाम में आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोगों का परमाणु बम। परमाणु बम है, पहला हम लोग पढ़ेंगे परमाणु बम, जिसे एटम बम या न्यूक्लियर बम बोलते हैं। इसका जो खोज किया गया था वो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। हम लोग इसमें पढ़ेंगे खोज किसने किया, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका पहला परीक्षण कब किया गया, अर्थात इसका पहला प्रयोग कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, किस देश पे किया गया, उस देश के किस शहर पर किया गया और उसका नाम क्या है और कब किया गया। तमाम प्रकार की बातें पढ़ेंगे। उसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग किया गया ये भी पढ़ेंगे। तो पहला परमाणु बम का जो खोज किया गया था वो किस व्यक्ति के द्वारा? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो खोज हो गया जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो शॉर्ट में याद रखना जे रॉबर्ट ओपेनहीमर याद रखना। ओपेनहीमर भी याद आप रखते हैं, ओपेनहीमर नहीं होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ओपेनहीमर होगा, ओपेनहीमर या ओपेनहाइमर भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, तो उसे आप लोगों को घबराना नहीं है। ये हो गया। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया पे काम करता है। ये तो याद रखना काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको दो ही वर्ड मिलेंगे जब भी दिया जाएगा। परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो, न्यूट्रॉन बम हो, न्यूक्लियर रिएक्टर हो, परमाणु जिसको परमाणु भट्टी बोलते हैं, आणविक भट्टी बोलते हैं, ये ऐसा सवाल पूछा जाता है। कभी देगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। अब तक एग्जाम में तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आता ही था, लेकिन अब अनियंत्रित और नियंत्रित लगा दिया जा रहा है। बोलेंगे सर ये क्या फंडा है नियंत्रित और अनियंत्रित का? बोलेंगे जी यही सबसे बड़ी फंडा है। अब ये बताइए, हम कोई भी बम बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जान माल को क्षति पहुंचाया जाए। तो बोलेंगे सर ये कैसे होगा? तो बोलेंगे एक छोटा सा चीज़ वहाँ पे यदि हम पटकेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो तो वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फैलेगा। तब तो यदि वो कंट्रोल में हम करवाएंगे तो क्या होगा, एक सीमित मात्रा में ही वो नुकसान पहुंचा के वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अनकंट्रोल करवाएंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जान माल को क्षति वो पहुंचा पाएगा। बोलेंगे जी बिल्कुल बोले। तो अनकंट्रोल, अनकंट्रोल का हिंदी अनियंत्रित। जब भी बम आए याद रखिएगा, कोई भी बम की चर्चा हो तो अनियंत्रित वर्ड को नहीं भूलना है। अनियंत्रित, नियंत्रित लगाना ही नहीं है, क्योंकि बम का मतलब ही होता है, बम हम तभी बनाते हैं ताकि सामने वाले दुश्मन देश या दुश्मन व्यक्ति की जान माल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ये तभी हो सकता है जब उसमें अनकंट्रोल हम करवाएंगे। तो अनियंत्रित उसको रखेंगे, तो नियंत्रित करवाएंगे तो फिर वो दुश्मनी रहा कहाँ से, दुश्मनी निकाल कैसे पाएंगे। तो यही वजह है कि कोई भी बम जिसमें बम लग जाए वो अनियंत्रित एकदम वर्ड आना चाहिए। कौन सा वर्ड आना चाहिए? अनियंत्रित। किसी भी बम में, चाहे वो परमाणु बम की चर्चा करें, न्यूट्रॉन बम की चर्चा करें, हाइड्रोजन बम की चर्चा करें, ये तमाम प्रकार के जो बम आएगा उसमें अनियंत्रित वर्ड पहला अनियंत्रित आएगा। अब बात आया सर परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। बोलेंगे नाभिकीय विखंडन होगा, क्योंकि इसमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो यूरेनियम और प्लूटोनियम जो प्रयोग करते हैं हम लोग, क्या होता है उसका एक जो न्यूट्रॉन होता है वो टूटता है 3 न्यूट्रॉन में। फिर ये एक न्यूट्रॉन, ये 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन, फिर ये एक न्यूट्रॉन जो है 3 न्यूट्रॉन में टूटता है, फिर ये 2 भी 3 न्यूट्रॉन में टूटता है, फिर ये 3 भी 3 न्यूट्रॉन में टूटता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक टूटा 3 में, फिर ये तीनों 3 में टूटा 9, फिर ये तीनों 3 में। इस प्रकार का रिएक्शन चलता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं विखंडन, नाभिक का विखंडन। किसी भी परमाणु
का नाभिक जब छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है तो उसे हम लोग विखंडन बोलते हैं। बोलेंगे छोटे छोटे में कैसे, जैसे अभी जस्ट बताइए, मान लीजिए एक परमाणु का नाभिक था, ये टूटा 3 पार्ट में, 1 2 3। अब ये भी 3 पार्ट में टूटेगा आपस में, ये भी 3 पार्ट में टूटेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर ये एक टूटेगा 3 पार्ट में। तो ये नाभिक का छोटा छोटा पार्ट हो रहा है कि नहीं, हमने ए लिया, लेकिन ए को कितने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े में। तो जब किसी परमाणु का नाभिक आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होता है तो उसे विखंडन बोलते हैं। तो ये बातें समझ में आई। बोलेंगे श्रृंखला क्या, तो यही तो श्रृंखला है जो अभी ए आपको बताए थे कि ए था, ये टूटा 3 पार्ट में, 1 2 3, फिर ये 3 पार्ट में, तो ये श्रृंखला चेन रिएक्शन है कि नहीं। बोलेंगे कैसे, ठीक वैसे ही समझिए जैसे हाल फिलहाल में पैसा लगाने वाली बात की चर्चा जो चली थी कि आप लगाइए 2000 रुपया और फिर आप 2 आदमी को जोड़िए तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, फिर वो दोनों आदमी 2 आदमी को जोड़ेगा, इंसेंटिव मिलेगा। जैसे आप जोड़े 2 आदमी को, रामू और श्यामू को, फिर अब रामू और श्यामू जोड़ेगा सुशील और मोहन को, फिर ये श्यामू जोड़ेगा दिनेश को, और जो वगैरह वगैरह, फिर ये दोनों व्यक्ति। तो इसी को तो बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो हमारा परमाणु बम में कौन सा अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन। लेकिन अब नाभिकीय विखंडन ही याद नहीं रखना है, उसके साथ अनियंत्रित बता दिए, किसी के साथ बम लग जाए तो अनियंत्रित, और कैसी, तो श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि ये टूटते हैं। अब बात आई, खोज हो गया जूलियस रॉबर्ट ह्यूमर, सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। शायद आप लोगों को ये समझ में आया होगा, कभी भूलेंगे नहीं। क्या इसमें ईंधन कौन सा यूज होता है ये पहले देखेंगे। तो ईंधन की जो हम बात करेंगे, इसमें जो ईंधन यूज होता है वो हमारा यूरेनियम और हमारा प्लूटोनियम यूज होता है। लेकिन जब पहला परीक्षण किया गया था 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर, जो कि एक जापान का एक शहर था, यूएसए के द्वारा किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ये 1945 था, जो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। युद्ध समाप्त होने के कगार पे ही अमेरिका के द्वारा जापान पे क्या किया गया, परमाणु बम गिरा दिया गया। वो भी कब गिराया गया, तो 6 अगस्त 1945 को, किस शहर पे, तो हिरोशिमा पे। उस बम का नाम रखा गया लिटिल बॉय। कौन सा बम नाम रखा गया, लिटिल बॉय। और उसमें जो ईंधन का यूज किया गया वो किया गया यूरेनियम 235 92, 92 हो गया यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया, 235 हो गया उसका एटॉमिक मास हो गया। तो याद रखिएगा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो बोलेंगे 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे। और उस बम का नाम क्या, तो लिटिल बॉय। दूसरा जो बम का परीक्षण किया गया था वो किया गया था 9 अगस्त, 3 दिन के बाद किया गया था, वो नागासाकी पे। इसमें ईंधन जो यूज किया गया था वो किया गया था प्लूटोनियम 239 और 94 इसका हो गया एटॉमिक नंबर, और 239 हो गया प्लूटोनियम का एटॉमिक मास हो गया। इसमें ईंधन हो गया, इसका नाम जो रखा गया था फैटमैन। अब बोलेंगे सर याद कैसे रखेंगे, दोनों शहर डेट, तो बोलेंगे 6 अगस्त छोटा है तो हिरोशिमा की याद रखना, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा। 6 अगस्त छोटा है इसलिए बम का नाम लिटिल बॉय, 6 अगस्त छोटका डेट में छोटका बच्चा लिटिल बॉय। अब देखिए ईंधन कैसे याद रखेंगे, अब देखिए प्लूटोनियम का भी जस्ट बताया 94 एटॉमिक नंबर होता है, जबकि यूरेनियम का देखिए 92 होता है। तो छोटका एटॉमिक नंबर वाला ईंधन प्रयोग किया गया, तो ये याद रहेगा आपको, लिटिल बॉय हो गया, और यूरेनियम का प्रयोग किया गया लिटिल बॉय में। अब दूसरा परीक्षण 9 अगस्त, इसको कैसे याद रखेंगे, तो 9 से 9 अगस्त और 9 से नागासाकी। तो एक याद रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इसमें बड़का ईंधन प्रयोग किया गया प्लूटोनियम 94 वाला, एटॉमिक नंबर जिसका 94 प्लूटोनियम का था, तो वो बड़का ईंधन। बड़का आदमी फैटमैन, मोटू आदमी को यूज किया गया, बड़ा डेट में बड़ा आदमी फैटमैन। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आया होगा परमाणु बम का खोज जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर के सिद्धांत पे। तो बम जैसे आ गया तो अनियंत्रित लगा देंगे, इसमें नाभिक का विखंडन होता है और चेन रिएक्शन में होता है, श्रृंखला अभिक्रिया में, जैसे भी पैसा लगाने वाली बात की चर्चा की है। पहला परीक्षण किया गया 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त छोटका डेट है इसलिए उस बम का नाम रखा गया छोटका बॉय, लिटिल बॉय नाम रखा गया, और उसमें ईंधन प्रयोग किया गया छोटका वाला 92 वाला यूरेनियम का। दूसरा परीक्षण 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 से 9 से 9 अगस्त और 9 से नागासाकी पर। ये दोनों शहर जापान के शहर थे, और इसमें ईंधन किया गया बड़का परमाणु संख्या वाला प्लूटोनियम 94 P239, नाम था इसका फैटमैन। तो ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन बम पे। न्यूट्रॉन बम, इसमें भी वही पढ़ेंगे इसका खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन बम की खोज किया था सैमुअल कोहेन ने। सिद्धांत जैसे बम लग गया तो अनियंत्रित लगा देंगे, आगे एकदम बेधड़क अनियंत्रित लगा देंगे। नाभिक, दोनों में नाभिक, इसमें भी नाभिक का विखंडन, उसमें भी नाभिक, इसमें भी श्रृंखला अभिक्रिया होगी। इसमें ईंधन जो प्रयोग करते हैं हम लोग यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का 92 हो गया, प्लूटोनियम का 94 एटॉमिक नंबर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये याद रखना है। तो यही सब आपको फंसाएगा, कभी सैमुअल कोहेन ऑप्शन में रहेगा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर रहेगा,
एडवर्ड टेलर रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। परमाणु बम हो गया, पावरफुल बम है, पावरफुल व्यक्ति वहाँ है, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, नाम सुन रहे हैं कितना बड़ा, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। न्यूट्रॉन बम कम कारगर ये रहा तो सैमुअल कोहेन, इसका खोज जो किए सैमुअल कोहेन किए, और सिद्धांत सबका इसका न्यूट्रॉन बम का भी वही है जो परमाणु बम का है। अब हाइड्रोजन बम की चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन बम क्या है? हाइड्रोजन बम इसी को थर्मोन्यूक्लियर बम या एच बम भी बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोजन वो से बम ही हो गया, तो एच बम भी बोलते हैं, याद रहे। थर्मोन्यूक्लियर बम भी बोलते हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, दे देगा थर्मोन्यूक्लियर बम, आपके मन में आएगा यार थर्मोन्यूक्लियर बम क्या है। तो सबका जो है कॉमन नाम जो है, बोलचाल वाली जो भाषा वाली नाम है वो भी याद रखना है। इसमें भी वही पढ़ेंगे। खोज किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। किसने खोज किया? एडवर्ड टेलर। याद रखिए, परमाणु बम का जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बम, जबकि एडवर्ड टेलर किसका किया? तो हाइड्रोजन बम का। अब बम आ गया तो अनियंत्रित, बम आ गया तो क्या हो जाएगा? अनियंत्रित आ जाएगा, क्योंकि बम आ गया। अब है हाइड्रोजन बम। अब है यहाँ नाभिकीय विखंडन, विखंडन नहीं होगा, यहाँ पे संलयन होगा। हाइड्रोजन बम की चर्चा किया गया है, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे संलयन होगा। क्या होगा? संलयन। संलयन नहीं, देखिए एग्जाम में आपको संयोजन भी दे देगा, याद रखिए संयोजन। तो संलयन का मतलब क्या होता है? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब किसी भी परमाणु के छोटे छोटे नाभिक को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे संयोजन बोलते हैं या संलयन बोलते हैं। और जब उसी परमाणु के एक बड़े नाभिक को छोटे छोटे नाभिक में तोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं विखंडन। तो हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम में क्या होता है? नाभिक टूटता नहीं है, नाभिक आपस में जुटता है। छोटे छोटे नाभिक जुटकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। बोलेंगे ये छोटे छोटे, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो संलयन में क्या होता है? ये छोटे छोटे मान लीजिए ये बना, ये मिला के एक बड़ा नाभिक बन गया तो इसको संलयन बोलेंगे। जबकि विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा सा नाभिक ये छोटे छोटे नाभिक में टूटेगा, बड़ा सा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में, तो विखंडन होगा। विखंडन का मतलब टूटना होता है, तो यहाँ पे विखंडन नहीं संलयन या संयोजन होगा। बता दिए थे कि बम लग जाएगा तो अनियंत्रित लगा देंगे, और नाभिक का या तो टूटेगा या तो जुटेगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम ही एक ऐसा बम है, हाइड्रोजन बम ही एक ऐसा बम है जिसमें कि हमारा नाभिक का क्या होता है? आपस में संलयन होता है। ये याद रखिएगा, विखंडन नहीं है, संलयन होगा। ये सिद्धांत हो गया। ईंधन जो यूज किया जाता है ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किया जाता है, इसी का संलयन होता है। और साथ ही साथ यूरेनियम और प्लूटोनियम छोड़ दीजिए, ऐसे लिख दिए हैं, इससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें जो ईंधन के रूप में जो मुख्यतः होता है वो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आइसोटॉप है, समस्थानिक है किसका? तो हाइड्रोजन का होता है ना। हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इसका खोज एडवर्ड टेलर हो गया। सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पे हो गया। ईंधन हो गया ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये क्या होता है? उच्च तापमान और उच्च प्रेशर पे, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। तापमान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, दाब भी उच्च होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन में ड्यूटेरियम ट्राइटियम संलयन करके बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है? ऊर्जा का विमोचन करता है। ये इतनी ऊर्जा का विमोचन करता है कि जितना परमाणु बम द्वारा किया जाता है उससे 1000 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन बम के द्वारा ऊर्जा विमुक्त किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बम दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। यही वजह है कि पूरी दुनिया उत्तरी कोरिया को हमेशा रोके रखता है कि भाई तुम हाइड्रोजन बम का परीक्षण नहीं करो, ये तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। 2-4 बम फेंक दिया तो पूरा दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। वैसे हाइड्रोजन बम अमेरिका के भी पास है, आपका रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है। इन तमाम प्रकार के देशों के पास हाइड्रोजन बम है। उत्तरी कोरिया भी बनाने की कोशिश करता है, कभी परीक्षण करने की कोशिश करता है, उसे रोका जाता है इसलिए क्योंकि परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा ये घातक होता है। तो इसमें क्या याद रखना है? खोज एडवर्ड टेलर, सिद्धांत बम आ गया तो अनियंत्रित, लेकिन इसमें याद रखना हाइड्रोजन में संलयन होगा। ईंधन इसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रयोग इसका सर्वप्रथम किया गया था यूएसए के द्वारा। ये डेट याद नहीं रखिएगा, कभी कभी ये 1 मार्च 1954 भी देता है और 1 नवंबर 1952 भी देता है। तो ये एग्जैक्ट मिल नहीं पा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1952 और 1954, तो कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ये डेट छोड़ दीजिएगा। प्रयोग किया गया था पहला, ये आर्सल द्वीप नहीं होगा, मार्शल द्वीप होगा। मार्शल द्वीप पे जो है इसका परीक्षण किया गया था, प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा। आर्सल द्वीप नहीं, मार्शल द्वीप। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। रूस भी किया था 1953 में, ब्रिटेन भी इसका परीक्षण 57 में, चीन के द्वारा भी, फ्रांस के द्वारा भी किया गया। तो ये सब डेट याद नहीं रखना है, सिर्फ आप ये याद रखिए खोज किसने किया, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ईंधन इसका कौन कौन सा है, प्रयोग इसका कब किया गया था, किस देश के द्वारा किया गया था, किस स्थान पर किया गया था, ये सब याद रखिए। उस जब संलयन होता है तो तापमान और दाब क्या होता है, ये सब ध्यान रखना है। अब चलते हैं परमाणु भट्टी, जो अति महत्वपूर्ण है। परमाणु, इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु भट्टी, इसी को आणविक भट्टी बोलते हैं, इसी को नाभिकीय भट्टी बोलते हैं, इसी को परमाणु रिएक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु रिएक्टर भी बोलते हैं। ये इसी प्रकार का नाम एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, कभी परमाणु भट्टी मिलेगा, कभी आणविक भट्टी मिलेगा, कभी नाभिकीय भट्टी, कभी परमाणु रिएक्टर। तो इसमें भी वही देखना है,
खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया। किसने किया? एनरिको फर्मी ने। अब खोज की बात कीजिए, परमाणु बम का खोज जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर, से न्यूट्रॉन बम की खोज सैमुअल कोहेन, हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर। और सिद्धांत की बात कीजिए, परमाणु बम, तो बम आ गया तो अनियंत्रित, नाभिक क्या होगा? टूटेगा या जुटेगा? तो बोलेंगे टूटेगा। न्यूट्रॉन बम में नाभिक टूटेगा, अनियंत्रित तरीके से टूटेगा। लेकिन हाइड्रोजन में संलयन होगा, नाभिक क्या होगा? आपस में जुटेंगे। ईंधन, परमाणु में ईंधन, यूरेनियम प्लूटोनियम, न्यूट्रॉन में ईंधन, यूरेनियम प्लूटोनियम, हाइड्रोजन में ईंधन, ड्यूटेरियम और टाइटियम। जबकि परमाणु में, इसमें ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अब देखिए, परमाणु भट्ठी एक्चुअली रूप से बिजली उत्पादन करने के लिए इस भट्ठी को हम लोग लगाते हैं। बोलेंगे सर जब भट्ठी लगाएंगे तो बिजली तो उत्पादन करेंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई तो सामग्री चाहिए। बोलेंगे जी चाहिए। जिस तरह भी बिजली का उत्पादन करते हैं तो वो कोयला चाहिए कि नहीं? बिजली के लिए कोयला चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो से करते हैं तो पानी चाहिए। जीवाश्म ईंधन के लिए कोयला की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यदि आणविक भट्टी में, परमाणु भट्टी में यदि हम बिजली उत्पन्न करते हैं तो कहीं ना कहीं परमाणु ईंधन का ही प्रयोग किया जाएगा। बोलेंगे जी सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। तो वो जो परमाणु ईंधन होगा वो हम लोग यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज करते हैं। खास करके ज़्यादातर हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। बोलेंगे सर यूरेनियम तो यूज हम परमाणु बम में करते हैं और इसमें तो हमारा अनियंत्रित तरीके से विखंडन होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा का विमोचन करता है, निर्माण करता है। तब तो सर हम जहाँ जिस शहर के आसपास हम ये नाभ की भट्टी लगाएंगे बिजली उत्पादन में, बिजली क्या उत्पादन करेंगे? पूरा शहर ध्वस्त हो जाएगी। बोले आपने सही सोचा सर, और आप लोग भी सुन रहे हैं तो सही सोच रहे होंगे कि ऐसा ही होगा। जी ऐसा ही होता है, लेकिन इसको कंट्रोल रिएक्शन करवाते हैं। बोलेंगे सर कंट्रोल रिएक्शन समझे नहीं। जी होता तो अनियंत्रित रिएक्शन, छोड़ देंगे फ्री में तो ये अति मनमोजी करेगा, एकदम अनियंत्रित तरीके से बिजली उत्पादन करेगा, पूरी तरीके से आसपास के शहर को ही ध्वस्त कर देगा। इसमें कंट्रोल रिएक्शन करवाया जाता है। बोलेंगे सर कंट्रोल रिएक्शन मतलब नियंत्रित नाभ के विखंडन की श्रृंखला विक्रिया करवाई जाती है। बोलेंगे अच्छा नियंत्रित सर, तो नियंत्रित करते किससे हैं? तो ये भी तो सवाल पैदा होता है कि न्यूट्रॉन का जब विमोचन होगा, एक टूटेगा 3 में, फिर तीनों 3-3 में टूटेगा, फिर वो तीनों 3-3 में टूटेगा, फिर उसका अगला तीनों 3-3 में टूटेगा, तो सर ऐसे में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले जी तो नियंत्रित करने के लिए, ताकि रिएक्शन कंट्रोल में हो और शहर भी ध्वस्त अगल बगल का नहीं हो और बिजली भी उत्पादन कर लें, तो उसके लिए कुछ प्रकार की हम लोग पदार्थों का यूज करते हैं। जैसे नाम सुने होंगे मंदक, नाम सुने होंगे शीतलक, नाम सुने होंगे आप लोग, ये मॉडरेटर हो गया, कूलेंट हो गया, और नाम सुने होंगे नियंत्रक क्षण। यही सबसे कंट्रोल रिएक्शन करवाया जाता है। मंदक के रूप में, मंदक क्या काम करता है? जिसको इंग्लिश में मॉडरेटर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडरेटर बोलते हैं। मॉडरेटर बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है, क्योंकि आप देख ही रहे थे बड़ी तेजी मात्रा में न्यूट्रॉन टूटता है, तो ये मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। तो बोलेंगे सर तो वो पदार्थ का नाम क्या है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है? याद कीजिए, वो है हल्का जल, जिसको सादा जल, हल्का जल, समान जल, या एग्जाम में सादा जल भी लिख के आता है, याद रखिएगा, सादा जल, नॉर्मल वाटर। भारी जल ये तो फेमस है ही, ग्रेफाइट फेमस है ही, बेरिलियम ऑक्साइड। ये 4 याद रखना है आपको। हल्का जल, ये समान जल 1, भारी जल 2, ग्रेफाइट 3 और बेरिलियम ऑक्साइड। ये परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाता है मंदक के रूप में, क्योंकि न्यूट्रॉन की गति को कम किया जा सके। तभी तो कंट्रोल रिएक्शन करवा पाएंगे, नहीं तो अनकंट्रोल हो जाएगा। जब अनकंट्रोल होगा तो बम का रूप धारण कर लेगा। जबकि उनको बिजली उत्पादन करना है, बिजली उत्पादन की जगह पता चलेगा बम बना दिए, दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। फिर बोलेंगे सर फिर भी इतना कम गति तो कर देंगे, लेकिन उष्मा तो काफ़ी मात्रा में निकलेगा, तो अगल बगल जो कर्मचारी वो भी मर जाएगा सर। बोलेंगे जी तो उसको भी अवशोषित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम एक पदार्थ का यूज करते हैं जिसका नाम होता है शीतलक। इसका नाम ही से पता है, कूलेंट। शीतलक का नाम, शीतलक का कार्य क्या होता है? गर्मी को कम करना, समान अवस्था में उसे लाना। बोलेंगे जी बिल्कुल सही। तो वो पदार्थ क्या है? तो बोलेंगे वो है वायु, वो है जल, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मंदक याद हुआ आप लोगों को, समान जल, भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम, शीतलक वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये शीतलक हो गया। तो न्यूट्रॉन की गति को कम कर दिए, कम करने के बावजूद फिर भी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी बिजली उत्पादन के दौरान, तो उसे ऊष्मा को कम करने के लिए शीतलक का यूज कर लिए। शीतलक में पदार्थ कौन सा? तो वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं हम लोग नियंत्रक क्षण। नियंत्रक क्षण का क्यों यूज किया जाता है? तो बोलेंगे एक तो न्यूट्रॉन की गति कम की, लेकिन विखंडन की दर को भी तो कम करना है, मुझे कंट्रोल करना है, नहीं तो वो तो टूटता बड़ा तेजी से है। तो एक तो गति कम, सॉरी लाइट कट गई है, गति कम किए, फिर तो विखंडन की दर को भी तो कम करना है और मंद न्यूट्रॉन को भी अवशोषित करना है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला भी तो होना चाहिए, एक उसके गति को नियंत्रित करने वाला चाहिए और दर को भी कम करने वाला। ये नियंत्रक क्षण के रूप में हम लोग यूज करते हैं। बोलेंगे सर वो नियंत्रक क्षण है क्या, कौन कौन सा? तो कैडमियम और बोरॉन की क्षण है। तो इस प्रकार परमाणु भट्टी आप लोगों को याद हुआ होगा कि इसका आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। अब परमाणु भट्टी है तो
ये तो बम है नहीं, तो जब बम नहीं है तो अनियंत्रित नहीं लगा के नियंत्रित लगाएंगे। लेकिन नाभिक का क्या होगा, विखंडन ही होगा। नाभिक का क्या होगा, विखंडन। जैसे ही ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम आ जाए तो याद रखिएगा नाभिक हमेशा टूटेगा, नाभिक का विखंडन होगा। बाकी बात जो भी होगा हाइड्रोजन बम में वो सब संलयन होगा। तो हाइड्रोजन बम ही एक ऐसा याद रखना है जिसमें संलयन होगा, संयोजन होगा। बाकी बात सभी में क्या होगा, विखंडन होगा। बम लग जाए तो अनियंत्रित लगा देंगे। अब कुछ याद रखना है कि विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर भट्टी या परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी शिकागो पाइल था। कौन था, शिकागो पाइल। भारत में पहला परमाणु भट्टी जो था वो, ये अल्पास नहीं है हमारा, भारत का पहला जो है अल्पास नहीं है, वो अप्सरा है। अल्पास नहीं है, अप्सरा है, अप्सरा। तो भारत का पहला परमाणु भट्टी पूछे अप्सरा, दुनिया का पहला परमाणु भट्टी पूछे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, शिकागो पाइल हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, तमाम प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ अन्य बातें की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। अब सूर्य में ऊर्जा कैसे, सूर्य ऊर्जा कैसे बनाती है, तो ये भी देख लेना है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो भी होता है नाभिकीय संलयन से। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन आपस में संलयन जुट कर उच्च तापमान, क्योंकि वहाँ का तापमान 10⁷ केल्विन के आसपास होती है, तो ज़्यादा तापमान और प्रेशर होने के कारण हाइड्रोजन का नाभिक का आपस में संलयन होकर हीलियम में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होता है तो उससे ऊर्जा निकलती है और उसी से मुझे प्रकाश हम लोगों को मिलता है। तो ये भी कंट्रोल में नहीं होता, ये कंट्रोल में होता तो एक लिमिट समय के बाद खत्म हो जाता, तो फिर हम लोग अंधेरे में रहते। इसलिए सूर्य से जो ऊर्जा विमोचित होती है वो अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य पूछे या आपसे सितारे पूछे, इसी को तारे भी बोलते हैं, ये सब में जो ऊर्जा का विमोचन होता है, जो ऊर्जा निकलती है, जो प्रकाश देती है, वो सब में नाभिकीय संलयन या नाभिकीय संयोजन होता है। याद रखिएगा कौन कौन सा, तो सूर्य, सितारे, तारे, ये सब में पूछे कि तारा में उस तारे कैसे प्रकाशित होता है, या तारे में ऊर्जा, तारे क्यों टिमटिमाता है। यदि ये नाभिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो बोलेंगे नाभिक संलयन। तो संलयन में 4 बातें याद रखेंगे। एक तो हाइड्रोजन बम, जिसको एच बम बोलते हैं, एक हाइड्रोजन बम, एटम बम। दूसरा हो गया सन, तीसरा हो गया हमारा तारे हो गया, और चौथा भी हमारे क्या, सितारे हो गए। चौथा है ना तारे सितारे, तो एक ही चीज़ है, 3 याद रखिएगा। सूर्य, तारे और सितारे में नाभिक टूटता नहीं है, नाभिक जुटता है, लेकिन होता क्या है, अनियंत्रित। लेकिन तारे और सूर्य में एक और याद रखिएगा, गुरुत्वीय संकुचन भी एग्जाम में पूछता है। एक तो नाभिकीय संलयन होता ही होता है, गुरुत्वीय संकुचन के दौरान भी वो आपस में क्या करता है, ऊर्जा का विमोचन करता है और प्रकाशित होता है। एक गुरुत्वीय संकुचन और एक वो हो गया। तो इस प्रकार आपको हम बताएं, आगे फिर हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब कुछ देख लेते हैं। भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया तो वो 18 मई 1974 को किया गया। स्थान था पोखरण, राजस्थान। इसका कोड था, नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा जो किया गया वो 11 और 13 मई 1998 को किया गया, जिसका कोड का नाम था ऑपरेशन भक्ति, नहीं ऑपरेशन शक्ति। क्या था, ऑपरेशन शक्ति नाम था। ये किया गया 1998 इसलिए लिखा गया क्योंकि 1998 में किया गया था। तो इस प्रकार याद रखिएगा। और कोड पूछता है कि उसका कोड क्या था, ऑपरेशन शक्ति 98, और ऑपरेशन हमारा स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा छोटका डेट में स्माइलिंग बुद्धा है, और 98 दोनों में कन्फर्म ही है, आप याद रख लीजिए। स्थान है राजस्थान। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए, पहला है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। क्या पूछ रहा है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। पहला जब बम आ जाए तो आप लोग को बता दिए अनियंत्रित लगा देना है, अनियंत्रित लगा देंगे। अब परमाणु बम आया तो परमाणु बम में हमारा क्या होता है, आप लोगों को बताए थे, परमाणु बम, नाइट्रोजन बम या परमाणु भट्टी हो, तीनों में नाभिक का क्या होगा, विखंडन होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाभिकीय विखंडन होगा। परमाणु बम की बात करेंगे तो इसका खोज किया था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। उसके बाद किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पे ये कार्य करता है। यदि बात करेंगे इसका परीक्षण कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे किया गया था, जापान का शहर था, और उस बम का नाम रखा गया था 6 अगस्त, छोटका डेट में छोटका बॉय यानी लिटिल बॉय रखा गया था। और 9 अगस्त, ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे किया गया था, बड़का डेट में बड़का लड़का, फैटमैन, मोटू लड़का। पहला में जो ईंधन का प्रयोग किया गया था, छोटका वाला परमाणु संख्या वाला 92U235 वाला, और बड़का में प्लूटोनियम 94-239। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि बात करेंगे नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन में कौन सा, तो एक तो एच बम तो फिक्स है कि ये नाइट्रोजन, ये क्या होता है इसमें, ये उसका
क्या बोलते हैं उसके, परमाणु का जो नाभिक होता है वो आपस में संलयित होता है, संयोजन होता है, जुटता है, एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है और परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा ऊर्जा का विमोचन करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानमाल को क्षति पहुंचाया जा सके। और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। और बोलेंगे नाभिकीय संलयन कहाँ कहाँ होता है, तो बोलेंगे सूर्य में जो भी ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन से। फिर बोलेंगे तारे में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन से, तारे या सितारे, नाभिकीय संलयन और साथ ही साथ क्या, नाभिकीय संलयन के साथ साथ और गुरुत्वीय संकुचन। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, यानी पूछ रहा है किसके द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया गया, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो बताए थे हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और हाइड्रोजन बम जो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे ईंधन कौन सा यूज करते हैं, तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का क्या होता है, संलयन होता है। लेकिन ये संलयन क्या कंट्रोल या अनकंट्रोल होता है, बोलेंगे बम लगा दिए सर तो अनकंट्रोल होगा, अनियंत्रित होगा, यानी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन या संयोजन अभिक्रिया होती है। अब बात करेंगे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तो इसकी खोज किसने, ये किसका खोज किया, तो बोलेंगे परमाणु बम का खोज किया। किसने किस बम का खोज किया, परमाणु बम। सैमुअल कोहन किस बम का खोज किया, तो न्यूट्रॉन बम। देखिए आसानी से आपका बनता जाएगा क्वेश्चन, आप एक बार बढ़िया से ध्यान से देख लेंगे तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा परमाणु बम। एडवर्ड टेलर ने टेलर दिखाया किसका, हाइड्रोजन बम का। उत्तरी कोरिया बार बार टेलर दिखाता है, बोलता ज़्यादा कुछ करोगे, अमेरिका फंडिंग नहीं करता उत्तरी कोरिया का, तो कहता लो न्यूज में छाप देता है कि कल होगा मेरा हाइड्रोजन बम का परीक्षण, तुरंत घबरा जाता है अमेरिका, ऐसा चला ये तो कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है परमाणु बम से। ये उधर रुको भाई रुको, तुमको कुछ फंडिंग करते हैं तो इस पर का ध्यान देना है। तो टेलर दिखाता है हाइड्रोजन बम का, तो टेलर से याद रखिएगा, टेलर किसका, टेलर उत्तरी कोरिया हमेशा टेलर दिखाते रहता है किसका, हाइड्रोजन बम का। उसके बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बेचारा ओपन ही करते रहता है किसको, तो एटम बम को। सैमुअल कोहेन याद रखना है न्यूट्रॉन बम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बताए थे नाभिकीय रिएक्टर इसी को परमाणु भट्टी बोलते हैं, आणविक भट्टी बोलते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर बिजली उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है यूरेनियम प्लूटोनियम का। जब ईंधन यूरेनियम प्लूटोनियम आएगा तो नाभिक का विखंडन होगा, इतना तो तय है। बोलेंगे जी विखंडन तो होगा, लेकिन इसमें विखंडन नियंत्रित करवाते हैं क्योंकि अनियंत्रित छोड़ देंगे ऐसे तो अनियंत्रित होगा और वो बम का रूप धारण कर लेगा। अब नियंत्रित करवाने के लिए मंदक का यूज करते हैं, कूलेंट का यूज करते हैं, नियंत्रक छड़ का यूज करते हैं। मंदक के रूप में क्यों यूज करते हैं, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। तो वो किसका यूज करते हैं, तो आप लोग को बताए थे साधारण जल, समान जल या सादा जल या ग्रेफाइट, बताया था आप लोग को, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को यूज करते हैं। तो ये ग्रेफाइट भी आंसर हो जाएगा, साधारण जल भी हो जाएगा, समान जल भी जिसको बोलते हैं, सादा जल भी बोलते हैं, और बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये आप लोगों को देखिए बी और डी दोनों ऑप्शन होगा। हम लोग सिर्फ एक ग्रेफाइट रख लेते हैं, एग्जाम में आता है कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये सब याद रखना है बढ़िया से, तभी आप एग्जाम में बढ़िया से कर पाएंगे। अब जैसे दे देगा बेरिलियम ऑक्साइड तो पढ़िएगा अरे यार ग्रेफाइट यूज पढ़े थे मंदक के रूप में, ये लगता है क्वेश्चन ही गलत है। साधारण जल दे देगा, समान जल या सादा जल दे देगा एग्जाम में, ग्रेफाइट बेरिलियम ऑक्साइड कुछ नहीं रहेगा। तो बोलिएगा अरे यार क्या दे दिया, ये तो लग रहा है बेकार है, तब तो लग रहा है नहीं ऑप्शन ही गलत है। ग्रेफाइट दे दिया, भारी जल दे दिया, तब तो मंदक मार लेते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और भारी जल के अलावा दूसरा दे देता है, साधारण जल दे देगा, सादा जल दे देगा, बेरिलियम ऑक्साइड, तो बोलिएगा अरे ऑप्शन ए इसका गलत है। नहीं, एक्चुअली हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते। तो मंदक के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट, साधारण जल को समान जल भी बोलते हैं, सादा जल भी, और क्या DTO भारी जल, और क्या बेरिलियम ऑक्साइड, ये 4 याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 याद कीजिए। 18 मई 1974 को किया गया था पोखरण राजस्थान में, जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद 1998 में किया गया दूसरा परीक्षण भारत के द्वारा 11 मई और 13 मई 1998 को, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति 98। क्या था, ऑपरेशन शक्ति 98। तो इस प्रकार याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, तो बताइए हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। बोले कोई बात नहीं है, यदि परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन पर है तो हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन बम में उसके 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का क्या होता है, आपस में जुटता है, जुटकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और लगभग वो एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन हो जाएगा ना। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का नाभिकीय क्या होता है, संलयन होता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देखना है। विखंडन पे कौन कौन आधारित है भैया, तो परमाणु बम, एटम बम, न्यूट्रॉन बम, विखंडन पे और कौन, तो परमाणु रिएक्टर,
यानी जिसको आणविक भट्टी बोलते हैं, जिसमें बिजली उत्पादन, ये विखंडन पे। एटम में क्या होता है, अनकंट्रोल, जैसे बम लग गया तो अनकंट्रोल, न्यूट्रॉन बम लग गया अनकंट्रोल। लेकिन रिएक्टर है, बिजली उत्पादन करना है तो नियंत्रित होगा। नियंत्रित करने के लिए मंदक, शीतलक नियंत्रक छड़ का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम लग गया तो अनियंत्रित होगा। लेकिन एकदम ध्यान रखना है कि संलयन, यही सब एग्जाम में आपको फंसाएगा, लेकिन साला संलयन होगा कि विखंडन होगा। तो हाइड्रोजन बम में संलयन, और संलयन में और कौन कौन, तो सूर्य और तारे भी आते हैं। तो ये 3 को ये याद रखना है। विखंडन में 3 को उधर हो गया, हाइड्रोजन, परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम और परमाणु रिएक्टर। और संलयन में 3 याद रखना है, हाइड्रोजन बम, सूर्य और तारे। तो सूर्य और तारे तो आराम से याद रहेगा आपको, सूर्य और ये हाइड्रोजन बम, क्योंकि सूर्य में भी हाइड्रोजन बम का ही क्या होता है, नाभिकीय संलयन होकर हीलियम में बदलता है। बदलने के दौरान क्या होता है, ऊर्जा और प्रकाश निकलती है, तभी तो हम लोगों को मिलती है। और वहाँ भी अनकंट्रोल होता है। तो सूर्य में भी बोलेंगे अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से सूर्य हमें लगातार प्रकाश देती रहती है, तारे भी टिमटिमाती रहती है लगातार। वही वजह है, तारे भी प्रकाश टिमटिमाती है, उसका भी कारण कि अनियंत्रित नाभिकीय संलयन होता रहता है। हाइड्रोजन का हीलियम में कंटिन्यू बदलते रहता है। ये हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। अब बोल रहा है नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया को ही न्यूट्रॉन बम बोलते हैं। तो ये तो विखंडन पे प्रेरित है भैया। उसके बाद है तारों में ऊर्जा का उत्पन्न, अभी बताए थे, तारे हो, सितारे हो, सूर्य हो, हाइड्रोजन बम हो, ये सब संलयन या संयोजन, संलयन या संयोजन या गुरुत्वीय संकुचन, ये भी एग्जाम में आता है भैया, गुरुत्वीय संकुचन पर आधारित है। जबकि ऑप्शन सी देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न में करते हैं, विखंडन होता है, क्योंकि ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम प्लूटोनियम यूज करते हैं। उसके बाद एक परमाणु बम को बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना, तो परमाणु बम, तो यहाँ भी क्या होता है, विखंडन होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो तारे बताए थे, तारे हो, चाहे सूर्य हो, चाहे एच बम हो, जिसको थर्मोन्यूक्लियर बम बोलते हैं या हाइड्रोजन बम बोलते हैं, तो वो ये सब में क्या होता है, नाभिक आपस में जुटता है, संलयन होता है, संयोजन होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तारे का नाभिकीय संलयन और साथ ही साथ गुरुत्वीय संकुचन। बार बार बोल रहे हैं, तारे हो, सूर्य हो, इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन के साथ साथ गुरुत्वीय संकुचन से भी ऊर्जा उत्पन्न होती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। और रासायनिक अभिक्रिया से होता है क्या, किसी बम में नहीं होता है। नाभिकीय विखंडन में कौन सा, 3 को याद रखना है, एटम बम, न्यूट्रॉन बम और परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर, ये तीनों में नाभिक का विखंडन होता है। लेकिन जिसमें बम लग जाएगा अनियंत्रित हो जाएगा, लेकिन इसमें बम नहीं लगा हुआ है सब, तो ये नियंत्रित होगा। नियंत्रित करने के लिए मंदक, शीतलक और नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। तो देखिए, सितारे पूछे, ये तारे, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जबकि देखिए दिया, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन नहीं, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। या बोलेंगे नाभिक का क्या होता है, नाभिक का संलयन होता है, या क्या होता है, नाभिक का संयोजन होता है, या क्या होता है, गुरुत्वीय संकुचन होता है। आपको एग्जाम में यही तीनों वर्ड मिलेगा, गुरुत्वीय संकुचन मिलेगा, या नाभिकीय संलयन मिलेगा, या नाभिकीय संयोजन मिलेगा। ये तीनों वर्ड मिले, तीनों में से कोई एक मिले, टिक कर देना है। किसमें, किसके लिए, तो हाइड्रोजन बम के लिए, और किसके लिए, सूर्य के लिए, और किसके लिए, तारे के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है, ये बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। तो भैया दोनों में श्रृंखला अभिक्रिया, दोनों में ईंधन टूटता है, प्लूटोनियम और यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जी बिल्कुल। देखिए नियंत्रित वर्ड, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होता। भैया नियंत्रित नहीं होता तो ये बिजली उत्पादन क्या करते हैं, बम बन जाता। तो ये तो आंसर सी गलत। डी है, परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। भैया होता है दोनों में श्रृंखला अभिक्रिया, बताए थे, दोनों में टूटता है, चेन रिएक्शन का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तभी हम वो क्वेश्चन आपको दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो भारत में जो नाभिकीय ईंधन है वो थोरियम, वो भी ये क्या बोलता है, झारखंड के जादूगोड़ा में ये थोरियम हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार सारे आपको इसे बता दिए, थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को मैंने आपका ऑब्जेक्टिव भी करवाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे बार बार देखिए और इसे बढ़िया से कॉपी पे लिख लीजिए और रिवाइज करते रहिए। उम्मीद करता हूं कभी एग्जाम नहीं छूटेगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।